जो अनुच्छेद 342 के उपखंड 2 दिया गया है, यह गलत यहाँ पर है। यहाँ पर यह 324 यानी संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। जबकि जो अनुच्छेद 342 है, यह अनुच्छेद 342 जो है वो अनुसूचित जनजातियों और 342 क जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, और जबकि चुनाव आयोग का संबंध 324 से है, न कि 342 से है। जबकि उल्लेखनीय है कि 342 ए यानी संविधान का जो आर्टिकल में 342 ए जोड़ा गया, वह ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक प्रावधान देने के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस को 342 ए के तहत ही संविधान में जोड़ा गया है, जो कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। और यह अनुच्छेद 15 यानी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो आपका जिसमें समता का अधिकार 14 से 18 तक है, उसमें अनुच्छेद 15 की अपवाद स्वरूप यह जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रासंगिक मुद्दे को देखें तो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार विमर्श जारी है। यानी केंद्र सरकार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 यहाँ 324 है, 324 के तहत कानून बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कर रही है। विचार विमर्श के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट, यानी इस तरह का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को दिया था। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता विपक्ष की 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला सुनाया था 2 मार्च 2023 को। जबकि वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में जो उपबंध है वो इस प्रकार से है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो यह है सीबीआई की शक्ति तय करने को फिर बने कानून। इसको डिटेल से देखते हैं तो इसमें दिया है, देश के 9 राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सामान्य अनुमति वापस लेने से बने हालात देखते हुए एक संसदीय समिति ने सिफारिश दी है कि नया कानून बनाकर एजेंसी की शक्ति, कार्य और दर्जा परिभाषित करना चाहिए। समिति के अनुसार मौजूदा कानून में एजेंसी पर सीमाएं लगाई गई हैं, नए कानून में उसे ज्यादा लक्ष्यनिष्ठ और निष्पक्ष भी बनाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत 1963 में सीबीआई का गठन हुआ। नोटेड पॉइंट है, प्री की दृष्टिकोण से या पीटी की दृष्टिकोण से कि सीबीआई की स्थापना जो है वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत 1963 में सीबीआई का गठन हुआ, स्थापना हुआ। कार्मिक जन शिकायत और विधि व न्याय पर बनी समिति की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूर रखा गया है। यह सीबीआई की सीमाओं को बांधता है। सीबीआई जो है 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित हुई थी। बाद में से कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबंध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी के मामले देखता था, का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई का जो आदर्श वाक्य या मोटो है वह उद्यम, निष्पक्षता था, ईमानदारी है था। उद्देश्य या मिशन इसका संविधान था देश के कानून की रक्षा करना और उसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना था, कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, यह इसका उद्देश्य है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, लोकपाल से आज तक किसी को सजा नहीं। इसमें दिया है, सरकार बताए अध्यक्ष और खाली पद भरने के लिए क्या किया। इसको डिटेल में देखते हैं तो इसमें है, देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वादे के साथ 4 साल पहले बनाए लोकपाल ने आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं दी है। लोकपाल का प्रदर्शन असंतोषजनक है। सबसे रोचक यह है कि लोकपाल ने साल 2022-23 में मिली 2515 शिकायतें महज इसलिए खारिज कर दी क्योंकि ये तय प्रारूप में नहीं थे। संसद की एक अस्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान केवल 242 शिकायतें सुनी गई, जिसमें से 191 का निस्तारण कर दिया गया। कार्मिक जन शिकायत और विधि व न्याय पर बनी अस्थायी समिति ने ताजा रिपोर्ट में सिफारिश की है कि लोकपाल संस्था को बाधक बनाने के बजाय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। साथ ही लोकपाल को कम से कम वास्तविक शिकायतें खारिज नहीं करनी चाहिए। इसमें G20 का किया गया है जिक्र। तो इसमें समिति ने कहा कि लोकपाल की स्थापना कानूनी और संस्थागत व्यवस्था को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मजबूत बनाने के इरादे से हुई थी। उसके जरिए साफ और जवाबदेह शासन लाया जाना था, जिसके उलट उसे केवल तकनीकी वजहों से सही शिकायतें भी खारिज कर बाधक नहीं बनना चाहिए। खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत G20 भ्रष्टाचार, नोटेड पॉइंट है कि भारत जो है G20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह का नेतृत्व कर रहा है। लोकपाल को तो इस मौके पर देश में भ्रष्टाचार रोकने के हर प्रयास करने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके इतिहास के बारे में देखें, लोकपाल के इतिहास के बारे में देखें तो स्वीडन से ओम्बुड्समैन संस्था दूसरे स्कैंडिनेवियन देशों जैसे फिनलैंड 1919, डेनमार्क 1955, नॉर्वे 1962 देशों में भी पहुंची। न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। ब्रिटेन ने 1967 में ओम्बुड्समैन की तरह ही एक संस्था पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया या बनाया।
तब से लेकर के दुनिया के 40 से अधिक देशों ने ओम्बुड्समैन जैसी संस्था खड़ी की है। भारत के संदर्भ में देखें तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के यदि प्रमुख बिंदु के बारे में देखें तो यह केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त का। इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैप प्रस्तुत करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और ए, बी, सी और ओ श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिसमें 50% न्यायिक सेवा के होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच से होंगे। एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सब लोकपाल का अध्यक्ष इसके सदस्यों का चयन करेंगे। इसमें एक सर्च समिति बनेगी और यह चयन समिति की मदद करेगी। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेताया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में घट सकता है जल प्रवाह। इसको देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है विश्व निकाय प्रमुख यानी यूएन प्रमुख, यूनाइटेड नेशन प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने चेतावनी दी कि भारत के लिए बेहद अहम, यानी भारत के लिए जो बेहद अहम नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों के प्रवाह में कमी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाले दशकों में ग्लेशियर और बर्फ की चादरें कम हो जाएंगी। दुनिया के 10% हिस्से में हिमनद है, नोटेड पॉइंट है, दुनिया के 10% हिस्से में हिमनद हैं, जो विश्व के लिए एक बड़ा जल स्रोत भी हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन पर एक कार्यक्रम गुटरेस ने पृथ्वी पर जीवन के लिए हिमनदों को जरूरी बताते हुए चिंता जताई कि मानव गतिविधियां ग्रह के तापमान को खतरनाक नए स्तरों तक ले जा रही हैं। उन्होंने कहा, जैसे जैसे आने वाले दशकों में हिमनद और बर्फ की चादरें घटेंगी, वैसे वैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में जल प्रवाह कम होगा। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसमें 38.70 यानी 38.70 रुपये लीटर पर आया कच्चा तेल। 58.80 रुपये था जून 2022 में। इसमें दिया है 3 साल पहले 28 रुपये प्रति लीटर था मूल भाव। भारत में अप्रैल 2022 में पेट्रोल का मूल भाव 28 रुपये प्रति लीटर और डीजल का 31.5 रुपये प्रति लीटर था। दोनों ही 57 रुपये पहुंच गए हैं। इस सौदे में घरेलू बाजार में कच्चा तेल 13.4 रुपये से बढ़कर 38.7 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। यहाँ पर इसको इस प्रकार समझाया गया है, ऐसे समझे दाम। पेट्रोल, यहाँ पेट्रोल है या डीजल है, मूल दर जो है पेट्रोल का है वर्तमान में 57 रुपये 20 पैसे और डीजल का 57 रुपये 90 पैसे मूल रेट ये है। इसमें एक्साइज ड्यूटी दोनों के लिए, इसमें पेट्रोल पर जो है 19 रुपये 90 पैसा है और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसा है। राज्य का टैक्स पेट्रोल पर 15 रुपये 70 पैसे है और डीजल पर 13 रुपये 10 पैसे है। डीलर कमीशन जो है पेट्रोल पर 3 रुपये 80 पैसे है और डीजल पर 2 रुपये 60 पैसे है। और वर्तमान कीमत इन सबों को जोड़ दिया जा रहा है तो वर्तमान कीमत जो पेट्रोल की है बैठती है वो 96 रुपये 70 पैसे और डीजल की जो 89 रुपये 96 पैसे है। ये आंकड़े रुपये प्रति लीटर में है, यानी 1 लीटर की दर से जो यह है। मूल दर जून 2022 में भी यही थी, यानी जो मूल दर यहाँ पर दिया गया है यह जून 2022 में भी यही थी। शेष यह परिवर्तित होकर के दाम घटाते व बढ़ाते हैं। इसमें देखते हैं विश्व टीबी दिवस पर विशेष, यह प्रयागराज या इलाहाबाद से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च 2023 को है, तो इस पर विशेष कवरेज देखते हैं। विशेष क्या है तो 3 महीने में जिले में यानी प्रयागराज में 3000 से अधिक मिले टीबी के मरीज, जांच किट भी उपलब्ध नहीं। इसमें क्षय मुक्ति अभियान पर करोड़ों खाक, हजारों गरीबों का टीबी से सीना चाक। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो टीबी गरीबों का कलेजा खा रही है, खून सूखने, हड्डियां गलने से कंकाल बनकर खाट पर सिमटने वाले मरीजों की संख्या सिर्फ 3 माह में 3000 की पार हो गई। ऐसे में साल दर साल क्षय रोग से मुक्ति अभियान पर करोड़ रुपए बहाने का नतीजा सिफर ही हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्ष 2025 तक नोटिस पॉइंट है कि भारत में जो है वह टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग को जो समाप्ति का भारत सरकार द्वारा जो डेट रखा गया 2025 तक रखा गया है। जबकि जो एसडीजी गोल है यानी सतत विकास लक्ष्य का गोल जो 2015 से 2030 यानी 15 साल के लिए बनाया गया था, अर्थात इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इसके लक्ष्य जो रखे गए थे 2030 तक के लिए, इसमें 17 गोल दिए गए थे। तो उसमें टीबी को जो समाप्त करने का लक्ष्य है वो 2030 तक है, जबकि भारत में इसे 5 वर्ष पूरे अर्थात 2025 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 मार्च 2023 को जो टीबी दिवस मनाया जा रहा है, तो 2023 के लिए टीबी दिवस की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें। इस वर्ष 2023 की थीम है। टीबी के इतिहास के बारे में देखें, यानी टीबी का जो इतिहास है वह 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी 24 मार्च 1882 को। इसीलिए 24 मार्च को जो है टीबी जो है वह टीबी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। उनकी यह खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुई। इस योगदान के लिए इस जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को 1905 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। यही वजह है कि हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO टीबी के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक निजों दुनिया में पब्लिक अवेयरनेस फैलाने और दुनिया में टीबी को खात्मे कोशिशों में तेजी लाने के लिए ये दिन मनाता आ रहा है। यानी यह WHO द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। टीबी जो है यानी जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, यह एक जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है
ये भी नोटेड पॉइंट है पीटी के दृष्टिकोण से। अभी हमने सीबीआई के बारे में विस्तार से देखा कि सीबीआई की किस तरह की क्या संस्था है, कैसे स्थापित की गई। तो इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, सीबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। यह सीबीआई के प्रमुख हैं वर्तमान में। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक, एक आईपीएस अधिकारी करता है, जिसका रैंक जो होता है पुलिस महानिदेशक या डीजीपी के बराबर होता है। तो वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर हैं या सीबीआई जो अध्यक्ष हैं, वो श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। और यदि वर्तमान लोकपाल के बारे में देखें, यानी भारत के जो वर्तमान लोकपाल हैं, वह दिनांक 26 मई 2022 की अधिसूचना द्वारा श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को 28 मई 2022 से अध्यक्ष, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी वर्तमान में जो भारत के लोकपाल हैं, वह न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त, जो कि अनुच्छेद 201 के तहत हैं, वर्तमान या 8वें जो लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, वे हैं न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था और ये 2024 तक रहेंगे, अर्थात इनका कार्यकाल जो है 8 वर्ष का है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित अध्यादेश जारी करते हुए 8 वर्ष कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे वह जो पहले लोकायुक्त थे वो न्यायमूर्ति श्री विशंभर दयाल जी थे, जो 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक रहे। आज की अंतिम महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। यह है वैश्विक कृषि भूमि। इसमें दिया है वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की कृषि भूमि में सर्वाधिक हिस्सा भारत का है। यानी कृषि भूमि में, दुनिया की कृषि भूमि में सर्वाधिक हिस्सा भारत का है। यानी भारत के पास जो कृषि भूमि है 10.8% है। इसके बाद नंबर 2 पर अमेरिका है, जिसके पास कृषि भूमि 10.3 है। इसके बाद चीन है 8.7%। इसके बाद रूस है 7.9%। इसके बाद ब्राजील है 4%। अर्थात कहने का सही हुआ कि दुनिया में सर्वाधिक जो कृषि भूमि है वो भारत के पास है, जिसके पास जो पूरी दुनिया का जो हिस्सा है भारत के पास 10.8% है कृषि भूमि के रूप में। तो इस तरह से आज के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।